हेलो स्टूडेंट्स, छठी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है मेरी मेघालय यात्रा। ये हमारा 12वां पाठ है। तो बच्चों देखिए, इस पाठ के अंदर लेखिका ने एक यात्रा वृतांत का वर्णन किया है। इसमें लेखिका मेघालय के एक सुंदर गांव माइली नोंग की यात्रा करती है और यात्रा के दौरान उसका मन किस तरह से भय और रोमांच से परिपूर्ण यानी कि भय भर जाता है, इसका उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर जो एक पुल जो कि जड़ों से मिलकर बनता है, जिसे वहाँ पर रूट ब्रिज कहा जाता है, उसका एक अद्भुत दृश्य जिसे देख करके वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई थी, उसका भी बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हाल ही में मेघालय जाने का मौका मिला। लेखिका को मेघालय घूमने का मौका मिला। मेघालय यानी कि बादलों का घर, मेघ यानी बादल और आलय यानी कि उसका घर, मेघालय यानी कि बादलों का घर। तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। वहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि शिलोंग से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच में बसा है एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाने वाला माइली नोंग। यानी कि देखिए, ये जो गांव है ये एशिया महाद्वीप का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाता है, जो कि शिलोंग में बसा हुआ है। मैंने वहां जाने का मन बना लिया। हमारी यात्रा शुरू हुई। जल्द ही हम पहाड़ों के ऊपर थे। कहीं पहाड़ी झरने गिर रहे थे। पहाड़ों के ऊपर का मतलब है कि जिस तरह से रास्ते से घूमते घूमते पहाड़ों के ऊपर चले गए हों, तो पहाड़ों के ऊपर जाने के बाद जब उन्होंने चारों तरफ का दृश्य देखा तो देखिए उसे कैसा दिखाई दिया। कहीं पहाड़ी झरने गिर रहे थे तो कहीं पर घने जंगल थे। मैंने देखा कि लोगों ने बांस को आधा काटकर उसकी नाली बना दी थी। इससे पहाड़ से तेज़ी से धार में गिरने वाला जो पानी है उसके सहारे उन्हें वो जो पानी है मिल जाता है। इसके बाद देखिए, आसमान में रुई के फाहों, जैसे रुई के जैसे छोटे छोटे गोले होते हैं, इस तरह से रुई के फाहों जैसे, यानी इतने नरम मुलायम सफ़ेद सफ़ेद ऐसे बादल उड़ रहे थे। पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमारी कार के कांच पर नन्ही नन्ही बूंदें दिखाई देने लगी। मैंने कहा, मैंने यहाँ पर किसको संबोधित किया गया है? लेखिका को। उन्होंने कहा कि अरे बारिश आ गई। तो गोबिन कार रोककर बोला, नहीं मैडम जी। देखिए, नहीं मैडम जी, और यहाँ गोबिन जो एक पात्र का नाम आया है, तो देखिए यहाँ पर गोबिन कौन है? ये यहाँ पर जो लेखिका है उनकी कार का ड्राइवर है। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम जी, यह बारिश नहीं है, बादल हैं, आप बाहर निकल कर देखिए ज़रा। यानी कि आप देख सकती हैं ये बादल हैं, बारिश नहीं है। और सच में बाहर बिल्कुल बारिश न थी। कार के ऊपर से बूंद बूंद मिलकर के पानी की धारा बहने लगी थी, लेकिन ऐसे बाहर हाथ फैलाएं तो कुछ भी नहीं था। देखिए, बादल जब गर्म हवा से टकराते हैं, गाड़ी के अंदर जो है गर्मी के कारण इस वजह से जो बादल हैं छूने पर पानी में जो है बदल गए थे। इस वजह से पानी की बूंदों की धारा गाड़ी के शीशे पर दिखाई दे रही थी। अद्भुत नज़ारा था। चारों ओर सफ़ेद बादलों का समंदर लहरा रहा था। जहां हम खड़े थे वहां से 10 मीटर की दूरी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। देखिए, पहाड़ों पर चारों तरफ जो है सफ़ेद बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। लेखिका को ऐसा लग रहा था मानो सफ़ेद बादलों के समंदर में वो खड़े हैं। और इस वजह से जो क्या था, कोहरा बहुत ज़्यादा था। कोहरे के कारण जो है आसपास की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी।
सड़क से गुज़रती सारी गाड़ियों ने अपनी इमरजेंसी लाइटें जला रखी थी, क्योंकि देखिए जब हमें कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता है तो हमें लाइटों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए जो सामने से भी गाड़ियां आ रही थी उन सभी ने भी जो है इमरजेंसी लाइटें जला रखी थी। सभी बहुत ही धीमी और एक के पीछे एक चल रही थी ताकि कोई दुर्घटना ना घट जाए। पहाड़ी रास्ता था, एक तरफ हज़ारों मीटर गहरी खाई थी, दूसरी तरफ पहाड़ थे। तो देखिए जब पहाड़ी रास्तों पर चला जाता है तो बच्चों हमें बहुत आराम से चलना चाहिए, क्योंकि अचानक ही तीखे ऐसे मोड़ आते हैं जिससे मतलब यदि दुर्घटना हो जाए तो गाड़ी नीचे खाई तक जाने की नौबत आ जाती है। धुंध में रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक छोटी सी जगह पर गोविंद ने गाड़ी रोक करके एक टैक्सी वाले से द्वाकी का रास्ता पूछा। देखिए द्वाकी क्या है, एक शहर है। शहर में जाने के लिए, क्योंकि आसपास जो था बहुत ज़्यादा धुंध थी जिसके कारण जो है उन्हें रास्ता नहीं पता चल रहा था, इसीलिए उसने वहाँ के आसपास जो टैक्सी चलाने वाले थे उनसे रास्ता पूछा। द्वाकी की मुख्य जो द्वाकी है वो मुख्य सड़क पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। तो टैक्सी वाले ने कहा कि मैं वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। मैंने कहा कि हमें माइलिनोंग जाना है। वह बोला रास्ता यही है, यानी कि आप सही रास्ते पर हैं। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से असमी में हो रही थी, यानी कि देखिए वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, असमी भाषा, और ये लेखिका को इस भाषा का ज्ञान नहीं था। और जो गोविंद है, जो उनका ड्राइवर है, वो वहीं का रहने वाला था, इस वजह से वो असमी भाषा में जो है बातचीत कर रहे थे अन्य व्यक्तियों के साथ। हिंदी यहाँ पर कम बोली जाती है। धुंध में हम उनके पीछे पीछे चल दिए। हम लोग लाइव रूट ब्रिज के रास्ते की ओर चल दिए। गांव के अंदर से ही नीचे जंगल की तरफ उतरना जो है शुरू हो गया था। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर जब खड़ी चट्टानों से उतरना पड़ा तो फिसलने की चिंता हुई। देखिए जब आप ऊंची पहाड़ियों से नीचे की ओर जाते हैं या नीचे से ऊंची पहाड़ियों की ओर जाते हैं तो कई बार जो है गाड़ी के फिसलने का डर होता है या गाड़ी के उलटने का काफ़ी भय होता है। यह ख्याल बार बार सताने लगा कि चढ़ते समय क्या हाल होगा। खैर हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए। कहीं पर पक्की सीढ़ियाँ भी थी। चारों तरफ घना जंगल था, हमारे सिवाय वहाँ और कोई नहीं दिख रहा था। शायद कम ही लोग आते होंगे। देखिए इस शहर को घूमने के लिए शायद वहाँ पर कम ही पर्यटक आते होंगे। नदी के तेज़ बहाव की आवाज़ आ रही थी। जल्दी ही रूट ब्रिज हमें दिखाई दे गया। रूट ब्रिज यानी जड़ों से बनने वाला पुल, ये उन्हें दिखाई दे गया। अद्भुत दृश्य था जिसे देख करके मतलब लेखिका जो है अचंभित रह गई। नीचे तेज़ बहती वाहथिलोंग, यानी कि वहाँ की जो नदी थी जिसका नाम था वाहथिलोंग, और उसके ऊपर लाइव रूट ब्रिज, यानी कि लाइव जीवित जड़ों से, यानी कि वो जड़ें वृक्षों से अलग नहीं हुई है, वो वृक्षों से ही लगी हुई लाइव रूट जीवित जड़ें उनसे बना हुआ ब्रिज था, यानी कि रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़कर बनाया गया पुल था। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। पुल अच्छा खासा चौड़ा था। उस पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी और मिट्टी के ऊपर गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। हेनरी ने बताया कि जो यह पुल है ये बहुत मजबूत है। 30 लोग भी यदि इस पर खड़े हो जाएं तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम लोग पुल पार करके उसके दूसरी तरफ यानी दूसरे छोर पर चले गए, दूसरे किनारे पर चले गए। वहाँ दूसरा गांव जाने के लिए पहाड़ काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हम लोगों ने चारों तरफ से पुल का मुआयना किया। हर तरफ से ही वह और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था, और यह कुदरत नहीं इंसान का करिश्मा था,
क्योंकि इस पुल को बनाने वाला इंसान था। इस बीच हम हेनरी के पिता, अब हेनरी कौन है यहाँ पर? दुभाषी, यानी कि दो भाषाओं को जानने वाला, जो वहाँ की स्थानीय भाषा को भी जानता है और साथ में जो है आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी भाषाओं को भी, मतलब दोनों में संवाद स्थापित करने के लिए जिस तरह से हम गाइड को हायर कर लेते हैं, तो इस तरह से वो हेनरी था। तो हेनरी के पिता से जब वो मिले, मैंने उनका अभिवादन किया। अभिवादन का मतलब है यहाँ पर उनका, जैसे उन्हें नमस्कार किया, तो उनके चेहरे की जो झुर्रियों के बीच एक भोली सी मुस्कान छा गई। उनकी उम्र करीब 60-62 होगी, 60-62 वर्ष के होंगे वो। वे सिर्फ खासी भाषा जानते थे, यानी कि वहाँ की स्थानीय भाषा थी खासी। हेनरी हमारा दुभाषीय बना। दुभाषीय यानी कि हम, मतलब वहाँ के लोगों और जो लेखिका के बीच में जो संवाद स्थापित करने के लिए, यानी दोनों भाषाओं को, देखिए खासी भाषा भी जानता था हेनरी और हिंदी भी जानता था, तो दोनों की ही बातें जो हैं एक दूसरे को बताने के लिए हम जिस तरह से गाइड को रख लेते हैं, तो वो मतलब उन्होंने दुभाषीय बना रखा था ये अपना। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? हेनरी के पिता से पूछा उन्होंने। वे कुछ बोलते इससे पहले हेनरी बोल पड़ा, दिसंबर। तो दिसंबर का जैसे सुनते हैं मेरा चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिसंबर जैसे सुनते ही जो है लेखिका मुस्कुराने लगी। मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुना है। हाँ मैडम जी, इनका जो नाम है वो दिसंबर है और मेरी माँ का नाम फेस्टिवल है। ठीक है, तो देखिए वहाँ के लोग इस तरह के नाम रखते थे। फिर देखिए हेनरी क्या कहता है, यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, आपको गांव में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे नाम भी मिल जाएंगे। जो नाम सुने जाते हैं वही रख दिए जाते हैं। यहाँ महीनों के नाम पर, सप्ताहों के दिनों के नाम पर भी लोगों के नाम हैं। दिसंबर जी से मेरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादा से इस पुल के बारे में काफ़ी सुना था। तो खासी जो जाति है, जनजाति के लोग, मतलब उनके द्वारा जो है ये पुल बनाया जाता था। तो इसके बाद देखिए इसमें आपको पुल बनाने की सारी प्रक्रिया बताई गई है। पुल बनाने की इस परंपरा को देखिए, ये जो खासी जाति के जो लोग हैं, इनका मकसद ऐसे पुल बनाना था जो दो गांवों को जोड़ते थे। यानी कि दो गांव कौन कौन से? नोवेत गांव से रिवाई गांव को जोड़ा जाता था इन पुलों के माध्यम से। तो पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेष जनजाति के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवित रखा। यानी कि ये कला उन्होंने एक दूसरी पीढ़ियों को भी सिखाई, यानी अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताई। आज वे कहाँ पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। लाइव रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग? रबड़ के जो पौधे होते हैं उनको सोच समझकर सही तरीके से लगाया जाता है। जब रबड़ का पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें उसके पेड़ से जो हवा में लटकने वाली जो जड़ें हैं, यानी कि उनकी जड़ें पेड़ों से भी ऊपर से भी निकलती हैं, तो उन हवा में लटकने वाली जो जड़ें हैं, उन जड़ों को ये लोग बांस की सहायता से चोटी की तरह गूंथ देते हैं। ठीक है ना, यह कोई एक दिन का जो काम नहीं होता, क्योंकि ये देखिए काफ़ी लंबा समय लगता है, न ही एक महीने का, क्योंकि जीवित जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जब तक बढ़ नहीं जाती तब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता। रस्सी की तरह बढ़ती ये जो जड़ें हैं ये चिपक जाती हैं, एक दूसरे से बन जाती हैं, धीरे धीरे बांसों की जगह बदलती जाती है। हमने जो पुल देखा वह करीब 100 साल पुराना था। देखिए इन पुलों को बनाने में इतना समय लगा। तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, ऐसे पुल और कहाँ हैं? मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल, डबल डेकर यानी कि पुल के ऊपर एक और पुल है। अचानक मुझे ट्री हाउस याद आ गया। ट्री हाउस यानी पेड़ों पर बना हुआ वृक्ष। मैंने उनसे इशारे में कहा कि आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है। किससे कहा? हेनरी से। तो वे मुस्कुरा उठे। कितने दिन लगे इस घर को बनाने के लिए? मैंने पूछा। हेनरी ने बताया 2 महीने। मैंने पूछा कि आपने ट्री हाउस के सहारे के लिए जो बड़े बड़े तनों बड़े बड़े पेड़ों के जो तने लगाए हैं वे किस पेड़ के हैं? तो उन्होंने बोला कटहल के। दिसंबर जी से बात करते समय का पता ही नहीं चला।
बाहर अंधेरा हो गया था और बारिश भी होने लगी थी। वैसे भी यहाँ जो रात है वो जल्दी हो जाती है। हेनरी ने जब कहा कि आप खाना खाकर सो जाइए तो हम फ़ौरन मान गए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हेनरी की जो बहन थी सारा, हेनरी की बहन का नाम था सारा, उसने बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और परवल की सब्ज़ी बनाई थी, जिसे खाकर हम लोग जो है गहरी नींद में सो गए। सारी रात बारिश होती रही। सुबह उठे तो बिजली गायब हो गई। ये आपको भी पता है कि वर्षा होने के कारण बिजली ज़्यादातर चली ही जाती है। बाहर बादलों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। अच्छा हुआ जो कल हम रूट ब्रिज देख आए थे, क्योंकि आज वहाँ जाना वर्षा के कारण संभव नहीं था। यहाँ चूँकि बारिश बहुत होती है इसीलिए हरियाली ज़्यादा होती है और धूल बहुत कम होती है। देखिए, वर्षा जहाँ कम होती है वहाँ पर धूल ज़्यादा होती है, और जहाँ वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर धूल जो है नीचे बैठ जाती है। यहाँ ख़ास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज़ पत्ता, बांस, फूल झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि के पेड़ जो हैं मिलते हैं। घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसे होने के बावजूद माइलिनोंग किसी भी कमी का एहसास नहीं कराता। देखिए, क्योंकि ये जो है घने जंगलों के और पहाड़ों के बीच में है, यहाँ पर सुविधा बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी चीज़ की इन्हें कमी नहीं नज़र आती। यहाँ लोग पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। हेनरी ने बताया कि माइलिनोंग में 94 परिवार बसे हैं और यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो 506 लोग हैं। साक्षरता की दर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को अगर हम देखें तो 100% पूरा गांव ही पढ़े लिखे लोगों का है। गांव में 2 स्कूल हैं, एक तो खासी यहाँ की स्थानीय भाषा का स्कूल है और एक अंग्रेज़ी माध्यम का है। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए जो बच्चे शिलोंग यानी कि मेघालय की राजधानी वहाँ जाते हैं। माइलिनोंग में एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ पर साबुन, मोमबत्ती, माचिस वगैरह जैसी छोटी छोटी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। और यहाँ पर जो है 2 टैक्सियाँ चलती हैं जो हर रोज़ सुबह शिलोंग जाती है और शाम को वापस आ जाती हैं। यहाँ के लोग जो हैं आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियाँ खाने की यानी सभी चीज़ें जो हैं वो शिलोंग से ही लाते हैं। सब्ज़ी, अनाज कुछ भी यहाँ पर पैदा नहीं होता। यहाँ जो है मछली, सूअर, मुर्गी ये ज़रूर पाले जाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की खेती नहीं होती। हेनरी ने बताया कि शिलोंग से माइलिनोंग के बीच की जो सड़क है उसको बने सिर्फ 12 ही साल हुए हैं। इससे पहले ये जो सड़क थी यहाँ पर जो आना जाना था वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं बनी थी। गांव के जो मुखिया हैं उन्हें सभी लोग हेडमैन कहते हैं। रूट ब्रिज के रास्ते मैंने बड़े बड़े बच्चों को रोचक खेल खेलते हुए देखा। देखिए, जब वो रूट ब्रिज से गुजर रहे थे तो वहाँ पे जो बच्चे थे नीचे की ओर, वो बच्चे एक बड़ा ही अनोखा खेल खेल रहे थे। उन्होंने क्या किया, जो केले के तने को एक जगह गाड़ दिया और दूर एक रेखा खींची जिसके पीछे खड़े होकर के वो मतलब नुकीले तीरों से तने को भेद रहे थे, यानी निशाना लगा रहे थे। और आसपास के खड़े बच्चे उन निशाना लगाने वाले बच्चों के लिए तालियां बजा रहे थे और उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। तो हम भी इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन तालियां बजा रहे थे, क्योंकि जो है लेखिका को उस जगह पर घूमने का आनंद ही बहुत अधिक आया और उसने उससे पहले इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी थी।